नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 सप्लाई एंड डिमांड स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है, 3-4 पार्ट या 2-3 पार्ट लगेंगे इसमें कम से कम। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिमांड की बात करेंगे। सप्लाई और डिमांड दोनों चीज़ की हमें बात करनी है, लेकिन हम यहाँ पर डिमांड की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या चीज़ होती है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कॉन्सेप्ट है, ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये लेक्चर डिटेल में रहने वाला है, तो जैसा मैं पहले भी कहा हूँ और अभी भी आपको समय देना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, जो कि IIBF के एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी है। IIBF में यदि आप पास होना चाहते हैं, अभी इवन JIB भी पहले जैसा नहीं रहा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आइए शुरू करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में देखो, डिमांड और सप्लाई क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल भाषा में ऐसे जनरल अपनी लाइफ में देखें। सोचो कि जो है जैसे मान लो कि मैं ओनियन का एग्जांपल लेता हूँ। ओनियन का एग्जांपल लेते हैं तो डिमांड बराबर रहती है, हर भारतीय घर में लगभग प्याज खाई जाती है। और सप्लाई की बात करें तो मजदूर मतलब जो है जो किसान होते हैं वो उसको प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचते हैं, मार्केट से हम खरीदते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हम ओनियन की डिमांड करेंगे, जितनी ज़्यादा हम बोलेंगे हमें और प्याज खानी है और प्याज खरीदनी है, दैट इज़ डिमांड साइड। सप्लाई साइड में एक्चुअल प्याज जो है आकर के मार्केट में रखी हुई है, एक्चुअल प्याज मार्केट में आकर के रखी हुई है, ये सप्लाई का पार्ट हो गया। हमें प्याज खरीदनी है, वो डिमांड का पार्ट हो गया। ठीक है, डिमांड और सप्लाई ये दो ही चीज़ें हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी चीज़ का दाम डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड होता है। जैसे उदाहरण के लिए आईफोन की मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम आईफोन सोचिए, एक ऐसा समय हो जो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति आईफोन ना खरीदे, एक इमेजिनरी कंडीशन है कि कोई भी आईफोन खरीदेगा ही नहीं। अगर पूरे देश में कोई आईफोन खरीदे ही नहीं, ठीक है, तो इसका असर क्या होगा कि आईफोन आकर के सोचो कि 1 करोड़ आईफोन आकर के पड़े हुए हैं देश में, कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो हुआ क्या कि भाई सप्लाई तो भरी पड़ी है, यू हैव अ लॉट ऑफ सप्लाई, खूब सप्लाई है। 1 करोड़ आईफोन, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ आईफोन आकर के दुकानों में रखे हुए हैं, खूब भरपूर सप्लाई है। लेकिन डिमांड की स्थिति क्या है, डिमांड है ही नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिमांड, डिमांड है ही नहीं, कोई मांग ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, सप्लाई खूब कर दी, डिमांड है नहीं। अब अगर कोई खरीदेगा नहीं तो हमारे पास यानी आईफोन कंपनी के पास क्या विकल्प होगा, वो सोचेगी कि ऐसा है कि यार अभी 1 लाख का बेच रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं 80,000 का बेचते हैं, इसमें भी कोई नहीं खरीदेगा, तो वो सोचेंगे चलो 60,000 का निकाल देते हैं। फिर उनको लगता है कि हमें बनाने में 40,000 लगते हैं, चलो कम से कम 40,000 का ही बेच देते हैं, कम से कम जो मूलधन है, जो बेसिक अमाउंट लगा है वो तो निकाल लें। अगर 40,000 में भी कोई नहीं मांगता है, कोई नहीं पूछता है, तो ये इसको 18,000 15,000 में भी बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, क्योंकि जो सामान आ गया है उसको अब खपाना है, किसी तरह से बेच बाच करके नुकसान ही सहित बेच करके निकलना पड़ेगा हमको। डिड यू गेट द पॉइंट। तो जो 1 लाख का आईफोन है सर, ये तो उसकी डिमांड नहीं होगी, तो वो 18,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल आपका मूवी के हीरो हीरोइंस होते हैं। जिन हीरोज़ की मूवी की डिमांड्स ज़्यादा होती हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी डिमांड नहीं होती है उनकी कोई खास फीस नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मौके पर जो है सलमान खान को आपको अपनी पार्टी में बुलाना है, शाहरुख खान को आपको बुलाना है, या और जो भी इस समय सक्सेसफुल हीरोज़ हैं उनको आप बुलाएंगे, तो लगभग 2 करोड़ से 4 करोड़ चार्ज करेंगे एक बार एक फंक्शन अटेंड करने का आपके घर पे, शादी का किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, उसी जगह पर आप जो है जो हीरो जिनकी डिमांड ना हो, या पहले रही हो अब ना हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फरदीन खान को आप बुला लीजिए, अभी उतनी डिमांड नहीं है उनकी सर। ठीक है, तो अगर उनकी डिमांड नहीं है तो वो हो सकता है कि जो है आपके 25 लाख रुपए में भी आ जाए। क्या हुआ, आखिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क आया, उनकी डिमांड नहीं, इनकी डिमांड है। ठीक है, तो बस ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिमांड और सप्लाई का यही फंडा, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखोगे ना तो चीज़ें जो है बड़ा ही समझ में आती जाती हैं, बस इसलिए समझाया है मैंने। तो लाइक वेदर मार्केट्स आर डायनेमिक सब्जेक्ट टू पीरियड्स ऑफ स्टॉर्म एंड कॉम एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से मार्केट भी जो है होती है ऊंच नीच,
ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ जैसे आता है उसी तरीके से यहाँ पर भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। कभी बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छी चलेगी, कभी बहुत ज़्यादा मार्केट में सन्नाटा रहेगा। कॉन्स्टेंटली जो है इवॉल्व करती रहती है मार्केट, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, टू फोरकास्ट प्राइसेस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट्स वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर हम प्राइस को और आउटपुट को, यानी कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है आउटपुट और कितना प्राइस है, उसकी भविष्यवाणी अगर आप करना चाहते हैं कि क्या प्राइस रहेगा, अगर आप उसकी मतलब फोरकास्टिंग समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द थियरी शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटीज व्हाइल बिजनेसेस कॉस्ट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो डिमांड कैसे डिसाइड होती है, तो सर थियरी बताती है कि कस्टमर की प्रेफरेंस से डिसाइड होता है। कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है उसी से डिमांड डिसाइड होती है किसी कमोडिटी की। ठीक है, जैसे लोग सेब ज़्यादा खाएंगे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस सेब है, एप्पल है, तो एप्पल ज़्यादा बिकेगा, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। जबकि बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, बिजनेस की कॉस्ट क्या है, मतलब कहने का से एप्पल पैदा करने में हमें कितने रुपए लग रहे हैं। तो अगर एप्पल पैदा करने में जितना हमें पैसा लग रहा है उतना कम से कम मार्केट से निकलेगा, तभी तो हम जो है प्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो हम कोई दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। तो हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है उसी से डिसाइड होता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कि हम किसी कमोडिटी की कितनी सप्लाई करने वाले हैं। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल अकर्ड आइदर बिकॉज द डिमांड फॉर द पेट्रोल हैज इंक्रीज आर बिकॉज द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल हैज डिक्रीज। मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ने की दो वजह हो सकती है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह डिमांड साइड से देखते हैं, या तो इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, या तो इसकी डिमांड बढ़ गई, और या तो फिर जो क्रूड ऑयल की सप्लाई थी वो घट गई। इन दोनों वजहों से ही प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, या तो डिमांड बढ़ गई है पेट्रोल की, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पेट्रोल चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, तो भी दाम बढ़ जाएगा। और या तो फिर क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है उसकी सप्लाई घट जाए। अब अगर सप्लाई पीछे से आएगी ही नहीं तो हमारे पास पेट्रोल रहेगा नहीं। तो हमारे पास अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो जैसे पहले सोचो कि 1000 लीटर पेट्रोल आता था, मान लेते हैं एक पेट्रोल टंकी, वहाँ 1000 लीटर पेट्रोल आता था। अब पता चल रहा है कि सरकार ने गाइडलाइन लगा दी सिर्फ 100 लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो खरीदने वाले तो 1000 लोग पहले भी थे, 1000 आज भी हैं। तो अब 100 लीटर पेट्रोल क्या होगा, महंगे में ये बेच देगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो डिमांड बढ़ती है या सप्लाई घटती है, तो उस केस में प्राइस बढ़ जाता है। जस्ट उल्टे में प्राइस घटेगा। अगर डिमांड घट गई, देखो प्राइस घट जाएगा, अगर डिमांड घट गई तो प्राइस घट जाएगा, या फिर सप्लाई बढ़ जाए तो भी प्राइस घट जाएगा। डिमांड घट गई, भाई कोई आईफोन खरीद नहीं रहा है तो आईफोन का दाम गिरा करके बेचना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ गई, हमने मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, मान लो कि हम घड़ी बनाते हैं, हमने इतनी घड़ियाँ बना दी हैं, खूब घड़ियाँ, मार्केट में हर दुकान पे हमारी 100 घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ज़्यादा खरीद हो नहीं रही, तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई तो भी दाम घट जाएंगे, सस्ते में बेचना मेरी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। द सेम इज ट्रू फॉर एवरी मार्केट फ्रॉम फूड टू डायमंड्स टू लैंड। और ये जो बात हमने आपको समझाई कि अगर डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये जो बात हमने समझाई ये सब पर लागू होता है। चाहे कोई फूड आइटम हो, चाहे हम डायमंड यानी हीरे की बात कर लें, और चाहे ज़मीन की, लैंड की बात कर लें, है ना, हर चीज़ में ये रूल लागू होता है कि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका दाम ज़्यादा होगा। ठीक है, चेंजेज इन द सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव चेंजेज इन द आउटपुट एंड प्राइस। जिस हिसाब से डिमांड में और सप्लाई में चेंजेस हो गए, उसी हिसाब से प्राइस में और क्वांटिटी में चेंज होता है। आउटपुट मतलब हम क्वांटिटी कह सकते हैं, क्वांटिटी और प्राइस में चेंज उसी हिसाब से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि भाई जैसे मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना, ठीक उसी तरीके से जैसे मौसम बदलता है उसी तरीके से मार्केट भी होती है सर, डायनेमिक होती है। यहाँ पर तूफान भी आते हैं और सन्नाटा और शांति भी रहती है। ठीक है, प्राइसेस को फोरकास्ट अगर आप करना चाहते हैं और क्वांटिटी को बताना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी सेब आएगा और कितना प्राइस रहने वाला है, अगर आप उसकी फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। उसके हिसाब से बताया कि थ्योरी बताती है कि कितनी
कितना जो है डिमांड रहेगी, कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, वो निर्भर करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर कि कंज्यूमर क्या चीज़ प्रेफर करता है। अगर लोग ज़्यादा आईफोन प्रेफर करेंगे तो आईफोन की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। और जो है सप्लाई कैसे डिसाइड होती है, सप्लाई डिसाइड करती है बिजनेस कॉस्ट, कितना पैसा हमारा लग रहा है उसमें, बिजनेस कॉस्ट कितनी लग रही है, उससे डिसाइड होता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अगर जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है बढ़ गया तो उसकी वजह होगी या तो डिमांड बढ़ गई है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है, या तो फिर जो है क्रूड ऑयल की सप्लाई घट गई है। दोनों ही केसेस में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है। ये बात सभी जगहों पर ट्रू है, दिस इज ट्रू इन एवरी मार्केट, चाहे वो भोजन मतलब फूड से रिलेटेड, सेब सब्जी सब पर लागू होता है। देखो प्याज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, या फिर प्याज की सप्लाई घट जाती है। कई बार हम पाकिस्तान वगैरह दूसरे देशों से टन में जो है खरीदते हैं, इवन सरकारें बदल गई हैं। दिल्ली में तो ऐसी स्थिति हुई कि प्याज के दामों की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो हालात ऐसे होते हैं। तो सप्लाई और डिमांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है अपने आप में, ओके। तो चाहे फूड हो, चाहे डायमंड्स हीरे हों, गोल्ड हो, लैंड हो, सभी में ये जो है आपका डिमांड और सप्लाई का फंडा लागू होता है। बात करेंगे हम डिमांड शेड्यूल की, ठीक है। डिमांड शेड्यूल both common sense and careful scientific observation shows that the amount of commodity people buy depend on its price। कॉमन सेंस से भी आप देखेंगे और केयरफुली साइंटिफिक स्टडी से भी, ऑब्जर्वेशन से भी ये देखा गया कि लोग कोई चीज़ कितनी खरीदते हैं वो निर्भर करता है उसके प्राइस पर। कोई चीज़ कितनी खरीदते हैं हम, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हम अमरूद ज़्यादा खाते हैं सेब के मुकाबले। मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग भगवान की कृपा से अमीर होंगे, उनकी बात नहीं करता। एक मिडिल क्लास जो बहुत डिसेंट सी सैलरी पाता है और आराम से उसके परिवार में और बैकअप नहीं है, मान लेते हैं आप 60,000 रुपये महीने की सैलरी पाते हैं और आपका परिवार आप ही पर निर्भर है और कोई सहारा नहीं है कमाने का, ठीक है। तो उस केस में मुझे लगता है कि हम सेब उतना नहीं खा पाते जितना कि हम अमरूद और सस्ते फल खाते हैं। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम सस्ते फल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस है ना, प्राइस क्या है, सेब हमको पड़ रहा है 110 रुपये किलो का, 120 रुपये किलो का। अमरूद हमको पड़ता है हार्डली 30 रुपये किलो का, 40 रुपये किलो का। तो भाई सीधी सी बात है, वो 2 किलो 3 किलो ले आए और हमने खाना शुरू किया। देखो अब चाहे मिडिल क्लास हो चाहे हायर क्लास हो, ध्यान देखिए हमारा देश जो है जब से ध्यान दिया जाए आज़ादी और उसके पहले का, तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी। हमारे यहाँ आलू जो है, ध्यान दें, आलू लगभग हर सब्जी में यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आलू सस्ती थी उस दौर में और हमने इसकी आदत बना ली है। भले ही हम अमीर हो गए, ठीक है, टाटाज बिरलाज आर देयर, बट फिर भी देखो मेन इंग्रेडिएंट, अगर नॉर्थ की बात करें, मैं साउथ की नहीं करूँगा, पर नॉर्थ में अगर आप देखो तो आलू जो है हर सब्जी में सबके साथ चलता है। मतलब कोई सी भी सब्जी बनानी है क्या बिना आलू की बनती है? तो काइंड ऑफ दैट वो सिचुएशन है ऐसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आलू सस्ती है। तो प्राइस के हिसाब से ही जो है लोग कौन सी कमोडिटी पसंद करते हैं, कौन सी कमोडिटी कितनी खरीदते हैं, वो निर्भर करता है। हायर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अदर थिंग्स अगर जो है सेम रहें, फ्यूअर यूनिट्स कंज्यूमर्स विलिंग टू बाय। अगर किसी चीज़ का दाम ज़्यादा है तो बाकी सारी चीज़ें अगर सेम रहें तो उस चीज़ को कम खरीदते हैं। मतलब कहने का, जैसे आप समझिए, मान लो मेरा कोर्स 500 रुपये का है, ठीक है, मेरा एक कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोर्स है जो 500 रुपये का था, अभी वो कोर्स 6,000 रुपये का हो गया है। पहले मैं उस कोर्स को 500 में बेचता था और अब मैं 6,000 का बेचता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर 500 रुपये का कोर्स था तो अगर इसे 100 लोग खरीदते थे सर, तो 6,000 रुपये में इसको हार्डली 6 या 8 लोग खरीदते हैं। ये होता है, ऑब्वियसली होगा ही होगा। यही नियम है डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर चीज़ों के दाम ज़्यादा होंगे तो उसको कम ही लोग खरीदेंगे, अगर दाम कम होगा तो उसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं। यूनिवर्सल है, कुछ जगहों पर छोड़ करके, कुछ जगहों पर अभी हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में कि कहाँ कहाँ ये लॉ फेल कर जाता है। जैसे दारू हो गई साहब, आपको बता दें कि दारू की ऐसी स्थिति है कि अब आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो दिल्ली सरकार ने कोविड के बाद में वाइन की शॉप खोली, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और उन्होंने मेरे ख्याल से 100% या कुछ समथिंग टैक्स और लगा के रखा था, फिर भी लोग खरीदते हैं। तो यहाँ ये नियम फेल कर जाता है। भाई शराब में कोई नियम धर्म नहीं है। मैं बोलता हूँ शराब की एक बोतल अगर 50 रुपए की आपकी बनती हो और गवर्नमेंट बोलती है भाई कि ये 20,000 रुपए की बिकेगी ना,
तो सर बिकेगी चाहे किडनी बिक जाए, ये 20,000 में खरीदी जाएगी, तो वहाँ फेल कर जाता है लेकिन अदर जगहों पर नहीं होता। जनरली ऐसा है कि अगर चीज़ महंगी है तो कम खरीदेंगे, सस्ती है तो ज़्यादा खरीदेंगे। द लोअर ऑफ इट्स मार्केट प्राइस द मोर यूनिट ऑफ इट्स आर बॉट। अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा यूनिट खरीदी जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर देखो 1 करोड़ रुपए का मकान है, ठीक है, तो ये कम बिकेगा देन कि अगर मकान 35 लाख रुपए का है, 50 लाख रुपए का है, ये ज़्यादा बिकेंगे। क्यों? क्योंकि 50 लाख रुपए तक अफोर्ड कर पाना, लोन ले पाना, खरीद पाना संभव है। 1 करोड़ ज़्यादा हो जाता है, स्कोप के बाहर चला जाता है काफ़ी सारे लोगों के, ठीक है। तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो कम बिकेगा, अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा बिकेगा। तो प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है। क्या कम है? क्वांटिटी कम है। अगर प्राइस कम है तो क्या ज़्यादा है? क्वांटिटी ज़्यादा है। उल्टा चलता है, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस और क्वांटिटी में उल्टी रिलेशनशिप होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी में मैंने आपको वही बताई, प्राइस और क्वांटिटी में ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है सर, इसी को ही डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। और अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दें, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर कर दिया जाए तो उसे डिमांड कर्व कह दिया जाता है, या फिर यहाँ पर भी कह सकते हैं डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व, एक ही साथ यूज किया है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, प्राइस क्या है और उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज की गई, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है सर, उसे ही जो है डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। टेबल 1 प्रेजेंट द हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल फॉर द एप्पल्स। एप्पल्स के लिए यानी सेब के लिए हाइपोथेटिकल एक डिमांड शेड्यूल प्रेजेंट किया गया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए प्राइस है, पर बॉक्स का प्राइस ए केस में 500 रुपये पर बॉक्स है, और क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई है? मिलियन ऑफ बॉक्सेस पर ईयर, हर साल में कितने मिलियन। तो देखो जब प्राइस 500 रुपये है सेब का एक बॉक्स का, तो 9 मिलियन मांगा गया है। प्राइस ज़्यादा है 500 रुपये का, पर बॉक्स है तो 9 मिलियन मांगा गया है, ठीक है। ध्यान दो, अब प्राइस घटा, देखो 400 रुपये हुआ प्राइस, तो कितना मांगा जा रहा है? 10 मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है? 10 मांगा जा रहा है। यानी कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ी। देखो प्राइस घट करके 100 रुपये जब हो गया, एकदम प्राइस घट गया, तो क्वांटिटी देखो 20 मिलियन जो है एप्पल के बॉक्सेस की डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो यही इतना हमें समझना है कि भाई प्राइस ज़्यादा रहेगा तो क्वांटिटी कम रहेगी, अगर प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। क्लियर हो जाती है मेरी बात, ठीक है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज व्हेन द फॉल इन द प्राइस, व्हेन विद द फॉल इन द प्राइस। तो जो क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है। क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो इंक्रीज करती है। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे जो क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है वो बढ़ती जाती है। अगर आप देखोगे पहले 9 मिलियन मांग रहे थे, अब 20 मिलियन मांग रहे हैं। प्राइस घटता जाता है, डिमांड बढ़ती जाती है, सेब की डिमांड बढ़ती चली जाती है। या हम इसे ऐसे सिंपल लिखना चाहें, इफ़ द प्राइस इज हाई लेस क्वांटिटी यू बाई, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो आप कम क्वांटिटी खरीदेंगे। इफ प्राइस इज हाई लेस क्वांटिटी यू बाई, इफ प्राइस इज लो मोर क्वांटिटी यू बाई, ठीक। तो उल्टा चलता है, प्राइस ज़्यादा है प्राइस कम है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो डिमांड शेड्यूल को अगर हम एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के एक ग्राफ बना दें तो सर इसे ही डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है तो उसे ही डिमांड कर्व कह देते हैं। जो हमने अभी देखा है, जैसे हमारी जो है 50 रुपये का जब प्राइस था, इधर प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज़ प्राइस, 200, 300, 400, 500, 600 प्राइसेस है, और इधर कितने जो है मिलियन बॉक्सेस की डिमांड की गई। तो देखो 100 रुपीज़ पर कितने मिलियन है? 20 मिलियन। 100 रुपीज़ पर कितने मिलियन मतलब बॉक्स मंगाए गए? 20 मिलियन जो है सेब के बॉक्स। 200 रुपीज़ पर अगर आप देखेंगे तो 15 मिलियन। 300 पर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो है मेरे ख्याल से 12 मिलियन होगा। दिस इज 20, 15, आई थिंक ये 12 के आसपास है। 400 मिलियन पर हमारा 10 मिलियन मंगाया जा रहा है, और 500 पे हमारा लगभग 9 मिलियन मंगा रहा है। मैं लगभग बता रहा हूँ, पर अगर आप चार्ट वहाँ देखोगे टेबल में तो यही चीज़ है। देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया गया।
500 रुपये में 9 बिलियन मंगवाया जा रहा है, 400 रुपये में 10 मिलियन, 300 रुपये में 12 मिलियन, 200 रुपये में 15 मिलियन एंड 100 रुपीज़ में 20 मिलियन आप मंगवा रहे हैं। आप अगर इसको ध्यान देंगे तो ये जो है जैसे बच्चे नहीं वो झूला, मतलब जो है जब हम स्लाइडिंग वाला जो उनका झूला होता है पार्क वगैरह में लगा होता है, वही वाला सिस्टम है कि आप बच्चे को यहाँ बिठा दीजिए तो वो धीरे धीरे खिसक करके यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है सर ये? दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ स्लोप है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड घटती जाएगी। ठीक है, तो इसे डिमांड कर्व कहते हैं। देखो यही है 500 रुपये पे 9 मिलियन, वही बात। तो ये डिमांड शेड्यूल है, दिस इज डिमांड शेड्यूल, टेबल फॉर्म में है। और जब उसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो डिमांड कर्व कह देते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व। देखो यहाँ लिखा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड शेड्यूल का होता है उसे ही डिमांड कर्व कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ डिमांड एप्पल डिमांडेड, जो हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो इस पर जो है क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई है, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका बताता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और उसके बाद में वो वर्टिकल वाई एक्सिस होता है प्राइस ऑफ एप्पल, यहाँ पर एप्पल का प्राइस होता है। ये वर्टिकल वाले जैसे खंभे होते हैं, खंभे खड़े होते हैं ना आपके यहाँ बिजली के जो खंभे होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो वैसे ये वर्टिकल है। ये बताता है आपको वर्टिकल वाला क्या बताता है, कितना प्राइस का एप्पल रहने वाला है। नोट दैट द क्वांटिटी एंड द प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वांटिटी और प्राइस जो है इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी 1/Q, ये इनवर्सली रिलेटेड का ही फार्मूला है। इफ़ Q गोज यानी कि क्वांटिटी गोज अप, P गोज डाउन। अगर जो है P नीचे जाएगा तो Q ऊपर जाएगा, वही बात लिखी, Q ऊपर जाएगा तो P नीचे जाएगा। सिमिलरली यदि P ऊपर जाएगा तो Q नीचे जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं जो कर्व है उसका स्लोप कैसा है, देखिए ऐसा है ना, तो स्लोप डाउनवर्ड से है। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होती है, यानी जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के लॉ को फॉलो करती है, नीचे की तरफ जाती है। किधर की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। जैसे जैसे जो है दाम घटता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इसे कहा जाता है और ये सभी पर लागू होती है। इट अप्लाइज ऑन ऑल, आप सब पर लागू होगी, चाहे वो सेब हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर एक चीज़ पर ये लागू होती है। तो व्हेन प्राइसेस गोज डाउन पीपल बाई मोर, व्हेन प्राइसेस गोज अप पीपल बाई लेस। ठीक है, आप समझ गए होंगे, दाम बढ़ेगा कम खरीदेंगे। आप अपनी जनरल ज़िंदगी में भी समझ के रखिए, जब प्याज के दाम 150 रुपये किलो हो गए, हमने प्याज खानी बंद कर दी। ठीक है, मैं दुकानों पर जब जाता था तो वहाँ ज़्यादा प्याज मांग लेता था कि सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्याज दे दीजिए, 2 टुकड़े और खा लूँ जो है, क्योंकि घर पे खाने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हुआ था, तो प्राइस जो है ऊपर चला गया था, इसलिए घर वालों ने खरीदने से मना कर दिया, बोला कि प्याज रह दो तो खाने को, मूली खा लो, गाजर खा लो, कुछ और व्यवस्था कर लो यार, लेकिन प्याज छोड़ दो अभी, क्योंकि दाम बहुत जो है औकात और हैसियत से बढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा दौर आई बिलीव आपने भी देखा होगा। अब हो सकता है कि आपने मंगा के खाया हो और मेरा यही हाल रहा है, लेकिन ठीक है। डिमांड शेड्यूल की हमने बात की यहाँ पर, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस दोनों कहते हैं कि लोग किसी चीज़ को कितना खरीदते हैं वो निर्भर करता है उसके दाम पर, उसके प्राइस पर। ठीक है, कोई भी अगर प्राइस किसी सामान का, किसी वस्तु का प्राइस अगर ज़्यादा है, प्राइस अगर आर्टिकल का हायर है तो कंज्यूमर उसको कम ही खरीदेगा। ठीक है, लेस यूनिट उसकी खरीदी जाएंगी, और अगर उसका मार्केट प्राइस कम है तो ज़्यादा यूनिट उसकी खरीदी जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर मैं भी ये समझूं तो कोर्स अगर मेरा सस्ता होगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कोई 6,000 रुपये का कोर्स उतना नहीं खरीदेगा जितना कि 3,000 का अगर मैं बेचूं तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है। मैंने 1-2 एक्सेप्शन आपको बताए थे, शराब वाला बताया था यहीं पर। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी खरीदी गई जो उसके बीच में, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे ही डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, और जब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो उसे डिमांड कर्व कहा जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा, डिमांड शेड्यूल का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखा, जहाँ पर 500 रुपये जब प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई, 9 मिलियन बॉक्सेस की गई। जब 100 रुपये हो गया प्राइस तो 20 मिलियन मांग लिया गया, ज़्यादा मांग की गई। क्यों? क्योंकि जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्राइस गिरता जाता है, प्राइस घटता जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। अगेन हमने लिखा कि प्राइस अगर ज़्यादा है
तो कम क्वांटिटी खरीदेंगे, प्राइस अगर कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। डिमांड कर्व वही चीज़ जो आपका डिमांड शेड्यूल में था, उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा। इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये याद रखिए कि इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है। डिमांड कर्व लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, इसीलिए ऐसा कहा गया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल का जो होता है उसे डिमांड कर्व कहते हैं। एक्स एक्सिस पर कितनी क्वांटिटी सेब है वो बताता है, वाई एक्सिस पर सेब का प्राइस क्या है वो बताया गया है, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, उल्टी रिलेशनशिप होती है, यानी कि अगर क्यू बढ़ेगा तो पी नीचे जाएगा, अगर क्यू ऊपर जाएगा तो पी नीचे जाएगा, अगर क्यू नीचे जाएगा तो पी ऊपर जाएगा, उल्टा चलता है। और इसमें हमने देखा कि जो कर्व है हमारा वो उसका स्लोप डाउनवर्ड है, ये जो कर्व है इसका स्लोप नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कहा जाता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो होता है वो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और ये सभी पर, सेब, एप्पल मतलब आईफोन नहीं, सेब, पेट्रोल और कंप्यूटर सब पर लागू होता है। तो फिर से अगर हम जनरल टर्म में, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से लिखते हैं, जब भी प्राइस नीचे जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे लोग, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो कम खरीदेंगे लोग उसी चीज़ को, सेम चीज़ को, ठीक है। प्याज का महंगाई वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, बायर्स टेंड्स टू बाय लेस ऑफ द क्वांटिटी कमोडिटी। देखो क्या कह रहा है, जब भी किसी चीज़ का दाम बढ़ता है, जैसे प्याज के दाम बढ़ गए तो हमने प्याज खरीदना कम कर दिया, क्यों, है ना, ये हम जानेंगे यहाँ पर। सिमिलरली व्हेन द प्राइस इज लोअर्ड, जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज्ड। जब प्याज का दाम फिर से वापस आया, 150 रुपये से उतर कर जब 30 रुपये 40 रुपये हुआ तो फिर से हमने प्याज खानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, उसके पीछे एक वजह है, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड टू फॉल एज प्राइस राइजेज ड्यू टू टू रीजन्स। जो क्वांटिटी की डिमांड है वो प्राइस बढ़ने के साथ में क्वांटिटी डिमांड घटने लगती है, उसके पीछे की वजह है, दो वजह हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। दो इफेक्ट होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। दिमाग में रखें, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि प्याज के दाम 150 रुपये पर केजी हो चुके हैं, हमने उसको खाना बंद कर दिया है, और जिसकी वजह से क्वांटिटी की डिमांड जो है कम हो गई है ना। देखो क्वांटिटी की डिमांड फॉल हो गई है, क्यों, क्योंकि प्याज 150 रुपये किलो हो चुका है। तो इसके दो कारण हैं, प्याज दो कारणों से हमने कम खरीदा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और इनकम इफेक्ट की वजह से। दोनों समझते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है और इनकम इफेक्ट क्या होता है, दोनों डिटेल में चर्चा करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, जो मैंने आपको समझाया था कि जब प्याज महंगी हुई तो घर वालों ने कहा, हे भाई तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्याज मत खाओ यार, मूली खा लो, तुम जो है गाजर खा लो, खीरा खा लो, कुछ तो खा लो यार, जरूरी थोड़ी प्याज ही खानी है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही है। हमने क्या किया, प्याज को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और चीज़ से, प्याज को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उसका कहीं कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू करेंगे, कहीं कहीं और सस्ता है जो इनके जैसा ही पढ़ा दें पर सस्ता पढ़ाए, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ही करेंगे। ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है सर। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब हम उसकी जगह कोई और चीज़ यूज कर लेते हैं। व्हेन द प्राइसेस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स इंक्रीजेज आई विल सब्स्टिट्यूट अदर सिमिलर गुड्स फॉर इट। जब भी एक पर्टिकुलर गुड्स का दाम बढ़ेगा मैं उसकी जगह दूसरा यूज करना शुरू कर दूंगा। जैसे अगर मटन का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मटन महंगी हो गई तो मैं ज़्यादा चिकन खाने लगता हूँ। अगर मटन का दाम बढ़ा, अब भाई मटन महंगा हो गया तो भाई हमको नॉनवेज खाना है, तो मटन तो महंगा है लेकिन चिकन तो सस्ता है, तो मैं चिकन ज़्यादा खाने लगता हूँ। ठीक है, तो वही बात हो गई। इसी तरीके से जब जो है दाल का दाम बढ़ता है, वेजिटेरियन के लिए जब दाल का दाम बढ़ता है तो मैं ज़्यादा सब्जी खाने लगता हूँ कि भैया लाओ, दाल महंगी है, 200 रुपये 250 रुपये किलो जा रही है, तो ऐसा करते हैं सब्जी सस्ती, सब्जी खा लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लागू हो गया। आपने एक ऑप्शन की जगह पे दूसरा विकल्प तलाश लिया, इसकी जगह पे दूसरा विकल्प ही तलाश लिया, तो होगा क्या, डिमांड घट जाएगी भाई। अब दाल महंगी है तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, सब्जी ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो दाल की डिमांड अल्टीमेटली घट गई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। मटन और चिकन का एग्जाम्पल भी आप वहाँ पर लागू कर सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है सर, इनकम का इफेक्ट देखते हैं। This is comes into play when higher prices reduces quantity demanded। ये तब आता है जब किसी चीज़ का दाम ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्वांटिटी कम डिमांड की जाती है। जैसे एज द प्राइसेस गोज अप, जैसे जैसे दाम बढ़ेगा, आई फाइंड माई सेल्फ सम व्हाट पुअरर,
मैं अपने आप को गरीब पाता हूँ। गरीब ही तो पाया, 150 रुपये की प्याज नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ भाई, तो गरीब ही तो हो गया कि 150 की प्याज नहीं खा पाऊंगा यार, 30-40 की होती तो खा लेता। तो जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे मुझे लगता है कि मैं गरीब होता जा रहा हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ समव्हाट पुअरर देन आई वॉज बिफोर। पहले से ज़्यादा गरीब हो गया हूँ। गरीब तो मैं था, अब और गरीब हो गया हूँ। मैं प्याज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो अल्टीमेटली आई विल रिड्यूस द कंजम्पशन एंड दिस विल लीड टू लो डिमांड। तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना 150 रुपये किलो प्याज चल रही है, तो मुझे लगता है यार कि इतनी इनकम नहीं है मेरे पास में कि मैं 150 रुपये की किलो की प्याज खाऊं, तो बेहतर होगा कि मैं प्याज खाना ही कम कर देता हूँ। ठीक है, तो वही बात हो गई कि इनकम तो बढ़ेगी नहीं उतनी तेज़ी से, प्राइस बढ़ गए। सैलरी मान लो मैं पहले भी 60,000 कमाता था, आज भी 60,000 कमा रहा हूँ, लेकिन पहले प्याज 30 रुपये किलो थी, आज प्याज 150 रुपये 200 रुपये के दाम में चल रही है। तो मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं, प्याज के दाम बढ़ गए, तो मुझे गरीबी महसूस होने लगती है। तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, उसका कंजम्पशन घटा देता हूँ। भाई ठीक है यार, हम नहीं खाएंगे, और अगर हम नहीं खाएंगे तो डिमांड घटेगी, लोग प्याज खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ द पेट्रोल प्राइसेस डबल, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस डबल हो जाए, भगवान अभी 100 रुपये चल रहा है, चलो मेरे मुंह से निकल रहा है, निकालना भी नहीं चाहता 200 रुपये, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ कि सोचो अगर पेट्रोल का प्राइस 200 रुपये हो जाए, आई हैव इन इफेक्ट लेस रियल इनकम। उसका असर क्या होगा, पहले महीने में मैं 3,000 रुपये के पेट्रोल डलवाता था, अब उतना ही पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं 60,000 कमाता था, 3,000 का पेट्रोल डालता था, मेरे पास 57,000 रुपीज़ बचते थे। अब उतने ही पेट्रोल के लिए 60,000 कमाता हूँ, 6,000 का पेट्रोल डलवाता हूँ, अब मेरे पास 53,000 रुपीज़ बचते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस डबल होगा, आई हैव इन इफेक्ट लेस रियल इनकम, मेरे पास इनकम कम रहेगी पहले के मुकाबले। भाई पहले 57,000 रुपीज़ इनकम बचती थी, अब 53,000 इनकम बच रही है। आई विल नेचुरली कर्व माई कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल एंड अदर गुड्स। असर इसका ये होगा कि मैं पेट्रोल के कंजम्पशन को कम करूंगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्रयास करूंगा, पैदल चला जाऊंगा, बस से चला जाऊंगा। ठीक है, और अदर गुड्स में भी मैं कटौती करना शुरू करता हूं। तो दो चीज़ें हो जाती हैं सर जिनकी वजह से हम प्याज खाना कम कर देते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम प्याज की जगह पे कुछ और खा लेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि हम प्याज नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे। इनकम इफेक्ट कहता है कि नहीं, प्याज खाएंगे लेकिन कम खाएंगे। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, प्याज खाएंगे लेकिन कम खाएंगे। बस ये हो जाता है इनकम इफेक्ट। ओके, तो ये हो गई सर हमारी बातें। हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड में, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि भाई जब भी किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है तो बायर उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। जब भी अगर दाम बढ़ेगा कमोडिटी का तो हम उसको कम खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो जो है अगर प्राइस बढ़ेगा तो घट जाती है दो कारणों से। यानी कि अगर दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी की डिमांड घट जाएगी। ये दो वजहों से होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और इनकम इफेक्ट की वजह से। अगर मैं यहीं पर आपको समझा दूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का वही मतलब है कि हम अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। प्याज की जगह पर क्या खाया जा सकता है हम वो देख लेंगे, मटन की जगह पर क्या खाया जा सकता है वो देख लेंगे, चिकन, दाल की जगह पर हम सब्जी खाना शुरू कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट ये बताता है कि अगर चीज़ों के दाम महंगे हो जाते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो मेरी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं मुझे कम लगने लगती है, मैं गरीब और असहाय महसूस करता हूँ, और इसकी वजह से मैं उस चीज़ की डिमांड को कम कर देता हूँ, उसके कंजम्पशन को कम कर देता हूँ। अगर मुझे लगा कि प्याज महंगी हो गई तो मैं क्या करूँगा, अगर एक विकल्प मिला तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट मिल गया चलो ठीक है, नहीं सब्स्टिट्यूट है, मुझे प्याज खानी ही है, तो भाई जहाँ महीने में 5 किलो प्याज खाते थे अब 2 ही किलो में काम चलाएंगे। जहाँ एक प्याज पूरी काट लेते थे सलाद में, वहाँ एक ही प्याज 2 टाइम काटेंगे। कुछ ऐसा करके हम मैनेज करते हैं। यानी कि क्योंकि हमारी इनकम हमें लगता है कि घट गई है, घटी नहीं होती है, हमारे खर्चे बढ़ चुके होते हैं, पर हमें समहाउ हम और ज़्यादा गरीब महसूस करने लगते हैं, तो वो इनकम इफेक्ट हो जाता है। आई बिलीव आपको बातें क्लियर होंगी, दिमाग में बैठेंगी, और आप एग्ज़ाम में अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है, तो उसी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। आपको देखिए, अब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो ये जो कहानियाँ चल रही हैं सर, विश्वास करिएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेगा तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि CIB में हमने ऐसा किया हुआ है, और JIB में तो और भी अच्छा करके दिखाएंगे आपको। इसलिए अच्छा करके दिखाएंगे क्योंकि CIB से JIB को सरल माना जाता है, इसलिए और अच्छा करने की और उम्मीद है। CIB तो काफ़ी कठिन है,
पर जीआईबी जो है माना जाता है कि सरल है, तो उसी को देखते हैं। मार्केट डिमांड, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। अभी तक हमने जो डिमांड की बात की थी वो लोगों की डिमांड की बात हुई थी कि भाई हाँ वो प्याज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड। जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, जितने भी लोग रहते हैं, उन सब की डिमांड को एक साथ जोड़ दिया जाए सर, तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। सिंपल, भारतवर्ष में, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की डिमांड को अगर हम प्याज की डिमांड की सारे को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये प्याज की मार्केट डिमांड है। ओके, मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल एट ईच प्राइस। तो जो आपकी मार्केट डिमांड होती है, डिमांड कर्व जो होता है, मार्केट डिमांड कर्व को कैसे बनाया जाता है? जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके द्वारा कितनी क्वांटिटी की डिमांड ईच प्राइस लेवल पर हो रही है, उनको एक साथ जोड़ करके हम पता कर सकते हैं। ओके, मार्केट डिमांड जो होती है आल्सो फॉलो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड शेड्यूल पर भी लागू होती है और मार्केट डिमांड पर भी ये लागू होता है। ओके फ्रेंड, तो यही है मार्केट। देखो ये इन्होंने मार्केट डिमांड का एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से वही वाला एग्जाम्पल है। क्वांटिटी कितनी मांगी गई है? मिलियन ऑफ बॉक्सेस, और एप्पल का प्राइस क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 100 रुपीज़ के प्राइस में, तो ये डिमांड की गई है 14 मिलियन की। अगर 200 पर चलेंगे तो ये मेरे ख्याल से 9.5 या 9 ले लेते हैं। अगर हम 300 में जाएंगे तो ये लगभग जो है हो रहा है 7 या 8 के आसपास में। अगर 400 पर जाएंगे तो ये हो रहा है 6 के आसपास में। अगर 500 में जाएंगे तो 500 तक पहुंच भी नहीं रहा है, ये मेरे ख्याल से 475 रुपीज़ तक ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है कि जैसे एक पर्टिकुलर प्राइस पे 100 रुपीज़ मान लो प्राइस है, तो यहाँ पर जो डिमांड हो रही है मान लेते हैं 14 मिलियन बॉक्सेस की हो रही है। कितने की? 14 मिलियन बॉक्सेस की हो रही है। तो ये 14 मिलियन कौन डिमांड कर रहा है? पूरे देश में जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं उन सब की डिमांड को हमने एक साथ जोड़ा, तब पता चला कि 100 रुपये में 14 मिलियन बॉक्सेस की डिमांड है। सिमिलरली अगर हम 400 रुपये पर जाएं तो यहाँ डिमांड लगभग 6 मिलियन बॉक्सेस की आ रही है। तो 400 रुपये प्राइस रेंज पर 6 मिलियन डिमांड है पूरे देश के सभी इंडिविजुअल नागरिकों की, अगर एक साथ जोड़ी जाए तो। मैं बस यही आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये यही कह रहा है कि मार्केट डिमांड कर्व जो है कैसे बनता है? एडिंग टुगेदर द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। सभी इंडिविजुअल के द्वारा जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है हर एक प्राइस पर, उसको एक साथ जोड़ दीजिए तो मार्केट डिमांड कर्व आपका निकल करके सामने आ जाता है। ध्यान ये भी रखेंगे, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी, या डिमांड कर्व, या मार्केट डिमांड कर्व, ये सभी के सभी जो है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करते हैं। हमें यहाँ याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। डिमांड का मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड होती है, और मार्केट डिमांड का मतलब होती है कि मार्केट में या देश में जितने भी इंडिविजुअल नागरिक हैं उन सब की डिमांड को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सर उसे मार्केट डिमांड कह देते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड जो होती है, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है। यहाँ पर भी देखिए ना, मार्केट डिमांड है और डाउनवर्ड स्लोपिंग देखिए फॉलो हो रही, बाकायदा डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर फॉलो की जा रही है। अब आता है सर सबसे लास्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट, काफ़ी मज़ेदार है, यकीनन मज़ेदार है। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश होने का मतलब धीरे धीरे घटना, डिमिनिश कर जाना, है ना। कोई चीज़ है वो, जैसे कोई गाड़ी है आपसे दूर जा रही है तो उसकी लाइट धीरे 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 डिमिनिश होती जा रही है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इसलिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बड़ा ही तगड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। द मोर वी कंज्यूम द लेसर सेटिस्फैक्शन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल गिव अस। बहुत कमाल की बात है, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते जाएंगे उतना ही कम सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा हर एक एडिशनल यूनिट के बाद में। हर एक एडिशनल यूनिट के बाद क्या बदलता है? एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, जून जुलाई का मौसम है, आप एकदम प्यासे पड़े हैं, ठीक है, तो उस समय द फर्स्ट ग्लास ऑफ कूल वाटर विल गिव अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। पहली गिलास जब आप पियोगे पानी की, एकदम मतलब आत्मा बोलते हैं, आत्मा तृप्त हो गई, मज़ा आ गया टाइप का, ठीक है, तो वो वाली स्थिति होगी। लेकिन सेकंड ग्लास टू इज़ वेलकम, दूसरी ग्लास भी आपको पिलाई जाएगी तो ठीक है, चलो पहले में प्यास काफ़ी हद तक मिटी, दूसरा भी कहीं ना कहीं उसने मिटाई, ठीक है, बट गिव लेसर सेटिस्फैक्शन। लेकिन अब पहले वाला मज़ा दूसरे में नहीं रहा, ये इनका कहने मतलब है। जो पहले गिलास में जो आपने पानी पिया है भूखे प्यासे रहने पर,
जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपको पहले गिलास पानी में मिली है वो दूसरे में नहीं मिलेगी। और एंड द सेटिस्फैक्शन कीप्स डिक्रीजिंग विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन। अब जैसे जैसे पहला ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, चौथा ग्लास, पांचवा ग्लास, अगर आप ऐसे पीते चले जाओगे तो यकीनन ये आपकी प्यास तो बुझाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन का लेवल घटता हुआ चला जाता है। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है पहले गिलास आप पानी में आया था, और धीरे धीरे लगभग ये हर चीज़ में ये सही है। अगर लोग नाराज़ ना हो तो मैं यहाँ पर कहूँगा आपकी शादी भी कुछ ऐसी ही है। लोगों की शादियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं, जब आप शादी का पहला साल जो बिताते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 100% लागू होता है उस पर। जिनकी हुई है वो खुद फील करें कि हाँ ये सही है या गलत है, और जिनकी नहीं हुई है वो इंतज़ार करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ये यकीनन हर चीज़ में लागू होती है सर ना। जो आपने पहली गाड़ी खरीदी होगी, पहली कार खरीदी होगी, जो बात उसमें रही होगी ना, फिर आपने 6 गाड़ियाँ खरीद डाली, विश्वास करिए भगवान आपको इतना कैपेबल है, आप 10 गाड़ियाँ खरीद लें, लेकिन जो बात उस पहली गाड़ी को खरीदने में जो फील आया होगा वो कभी नहीं आएगा, कभी आना ही नहीं है। लेस सेटिस्फैक्शन आपको मिलता जाता है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है, मतलब जो हमारा उपयोगिता है वो घटती चली जाती है जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजम्पशन हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, खाने का भी यही है। काफ़ी भूखे हो, पहला निवाला खाया और खाते गए, थोड़ा धीरे धीरे पता चलेगा छोड़ो यार मेरे बस का ना है, क्या हुआ, यही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो गया। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर आपका ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। हमने डिमांड के बारे में काफ़ी बातें कर ली, अभी 1-2 बातें और रह जाती हैं, जैसे आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट किस लिए होती है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, उसके अलावा जो है डिमांड को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो हैं जैसे जिफन गुड्स वगैरह हो गए, ये सब भी हम पढ़ेंगे कि मतलब जो है कहाँ कहाँ पर फेल कर, जैसे मैं वाइन वाला एग्जांपल आपको दिया था, उसी तरीके से और भी जगहों पर ये नियम फेल होता नज़र आएगा आपको। ओके, चीज़ें महंगी होंगी और ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं ना। मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग जो हैं उसको कम खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लुई विटान वगैरह जो प्रोडक्ट हैं, अगर मैं सही से नाम ले पा रहा हूँ, तो उनके जो है डिजाइनर बैग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के बैग हैं, डिमांड कहीं कम नहीं है, हालत ऐसी है। ठीक है, तो वहाँ फेल कर जाता है। तो वो भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो अगला लेक्चर जो है और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।